हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 3 है आज का। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ इन मेजरमेंट। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता। ठीक है, मापन में अनिश्चितता। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, मापन में अनिश्चितता होती। ठीक है, क्या होती है मापन में अनिश्चितता? क्योंकि हम केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर, ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी भी मैटर का अगर उसका क्या करते हैं, उसका वे करते हैं। तो ठीक है, सपोज दैट मैंने आपको कुछ एक वैल्यू दी। ठीक है, सपोज दैट वैल्यू है 2.505। मैंने बोला भाई इतना ग्राम वेट करके लाओ। ठीक है, प्रयोगशाला में। तो मापन में अनिश्चितता का मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि आप इतनी ही एक्यूरेट वैल्यू क्या करें, आप लैब में वे करके लाएं। ठीक है, तो आप क्या इतनी एक्यूरेट वैल्यू को वे कर पाते हो? ठीक है, क्या आप इतनी जो वैल्यू है इस वैल्यू को वे कर पाते हो? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर नहीं, वैल्यू हम कर पाएंगे, लेकिन 0.5 क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा कभी भी मापन में जब हम लैब के अंदर जाते हैं तो मापन में अनिश्चितता हमेशा रहती है। कोई भी माप आप एक्यूरेट बिल्कुल उसी इसमें नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता फर्स्ट है आपका, ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? वैज्ञानिक संकेतन। अब क्या होता है कि साइंस में या मैथ्स में हमको बहुत बड़ी बड़ी डिजिट या बहुत छोटी डिजिट के साथ डील करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं सपोज दैट आपको एक दिखा दूं। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर 60220। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 23। ठीक है, इतनी वैल्यू। या मैं बोलूँ ये क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है। इसी तरह से मैं बोलूँ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना होगा? 0.00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 0
खुद सोचो, मैथमेटिक्स में अगर मैं बोलूँ, ठीक है, मैं बोलूँ भाई आप मेरे लिए इतने दाने चीनी के गिन के लाओ, तो आपका पूरा परिवार पूरा एक 7 जन्मों तक भी करेगा तब भी इतना काउंट नहीं कर पाओगे, या इतनी छोटी वैल्यू का आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक, तो हम क्या करते हैं, उनको साइंटिफिक नोटेशन में लाते हैं। तो अरे भाई अगर मेरे को बोल जाए कि इतनी संख्या से इसको गुणा करो, तो पहले तो आप इतना याद रखोगे कितनी जीरो इसमें है, तब फिर डिजिट याद रखोगे, या फिर यहाँ से रखोगे कितनी जीरो इस दशमलव के बाद है, फिर क्या डिजिट है। तो हम क्या करते हैं, उनको वैज्ञानिक संकेतन साइंटिफिक नोटेशन में उनको परिवर्तित करते हैं, मतलब या जो बड़ा नंबर है उसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक संकेत में क्या करते हैं, n × 10⁻⁻n का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे जो n है, n क्या है, सिंगल
डिजिट नंबर। जो कैपिटल एन है वो क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, उसके बाद दशमलव आएगा, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, स्मॉल एन, स्मॉल एन है घात, घातांक भी बोलते हैं आप, ठीक ना, एक्सपोनेंट, ठीक है, घात, तो हम उसको पावर के रूप में ले आते हैं। एन क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, मतलब एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से लेकर 10 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, कोई नंबर होगा, ठीक है। तो हम साइंटिफिक नोटेशन में बड़ी डिजिट को बदलेंगे या छोटे डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में रखेंगे, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो और हम उस नंबर को याद कर पाएँ, ठीक है। सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ 5672895.95, ये कोई नंबर, अभी बहुत बड़ा नंबर है, मुझे इसको छोटे नंबर में शिफ्ट करना है। छोटे नंबर में शिफ्ट मैं कैसे करूँगा इसको, मैं इसको क्या करूँगा, इस डेसिमल को शिफ्ट करूँगा कहाँ, लेफ्ट साइड। अगर ये डेसिमल किसी तरह से यहाँ आ जाए, तो मैंने यही तो बोला कि एन कैसा होना चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर, दशमलव से पहले एक सिंगल डिजिट नंबर हो चाहिए। तो आपने देखो कितना लेफ्ट किया, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो आपका ये दशमलव यहाँ आ गया 5.67285, ठीक है, 9595 इंटू कितना शिफ्ट किया आपने, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आपने इस नंबर को लिया है। अब 5 आपको पता है ये कितना हो गया, ये पॉइंट में हो गया, इसको भी हमें राउंड अप करने के रूल होते हैं, ठीक है। तो राउंड अप हम बाद में सीखेंगे, राउंड अप कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपने क्या किया, डेसिमल को क्या किया आपने, लेफ्ट शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट किया। तो यहाँ पे नोट लिख सकते हो कि यदि दशमलव को बाईं तरफ शिफ्ट करने पर एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, घात धनात्मक होती है, ठीक है। जो पावर होगी, जब आप दशमलव को कभी भी मैं कैलकुलेशन में अगर आप लेफ्ट साइड ले जाओगे तो पावर क्या हो जाती है, प्लस में होती है, ठीक। अगर मैं इसी तरह से एग्जांपल लिखूं 5 ठीक है, ऐसे कोई नंबर ले दो 0.00000586, ठीक है, अभी बहुत छोटा नंबर है। तो आप क्या करो, अगर आपका ये डेसिमल किसी तरह से यहाँ आ जाए, आपको सिंगल डिजिट नंबर चाहिए एन की वैल्यू, तो आप डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करोगे, आपको डेसिमल को क्या करोगे, राइट शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5.86, कितना शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻6, ठीक है। तो दूसरा रूल क्या हो गया कि यदि दशमलव को दाईं तरफ शिफ्ट करने पर घात ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में बड़ी डिजिट, जो छोटी डिजिट है उसको हम किस तरह से एक नंबर में लाते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद न रखना पड़े कि कितने जीरो पहले लगे हुए हैं, तो हमें पावर से पता चल जाता है, ठीक है। अरे भाई इस पावर को नीचे ले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगी ना, 10 पावर को नीचे ले जाओ तो 10⁻6 हो जाएगी। ये वैल्यू कैसे, ऊपर वाली वैल्यू देखो, इसका मतलब ये है कि 10 को मैंने इससे कितने बार गुणा किया, 6 बार गुणा किया, 10 गुणा के 10 गुणा के 10, एक बार करोगे तो दशमलव यहाँ आएगा, 2 बार करोगे तो यहाँ आएगा, तीसरी बार करोगे तो यहाँ आएगा, चौथी बार करोगे तो यहाँ आएगा, पाँचवीं बार करोगे तो यहाँ आएगा, छठी बार करोगे तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, ठीक है। ऐसे यहाँ नीचे 10 नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या आई है उतनी बार आपकी 10 10 10 10 10, अगर 6 बार नीचे करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, साइंटिफिक बड़े नंबर को या छोटे नंबर को, ठीक, डेसिमल को लेफ्ट और राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। यदि हम बाईं तरफ शिफ्ट करते हैं डेसिमल को तो घात धनात्मक होती है, अगर हम दाईं तरफ शिफ्ट करते हैं तो घात क्या हो जाती है आपकी, ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। अब इसी तरह से साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, ठीक है, आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, गुण गुणा,
है ना, एडिशन होता है ना, डिवाइड होता है, भाग भी होता है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन भी होता है, ठीक है, माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। तो देखो साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से करते हैं मल्टीप्लिकेशन, है ना, और किस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लिखो गुणा। ठीक है, अब गुणा किस तरह से करते हो, ठीक है, सपोज दैट मेरे पास कोई नंबर है 5.5 इंटू 10 टू पावर, ठीक है, 10 टू पावर 8 गुणा गया 1.1 इंटू 10 टू पावर, ठीक है, -2, ठीक है, सपोज दैट इस तरह से। तो देखो गुणा करते समय ध्यान रखना, जो ये डिजिट है पहले इनको एक साथ लिख दो। 5.5 मल्टीप्लाई करना है आपने 1.1 से, गुणा गया, ठीक है, ये क्या है 10 टू पावर 8, ठीक है, और गुणा में घाते क्या हो जाती है, देखो इनका बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो ये 10 टू पावर 8 है और घातें जुड़ जाती हैं और -2, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 6.05, इसको मल्टीप्लाई करो और ये कितना बचेगा 10 बेस है और 8 में से 2 गया 6, किसका बचेगा 6, ये बचेगा 10 टू पावर 6। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप एक डिजिट और करके दिखाएंगे 6.9 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 5.5 इंटू 10 टू पावर 8, ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से दूसरा हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। भाग किस तरह से करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, जैसे 2.5 को इंटू 10 टू पावर -3 को डिवाइड करना है, ठीक, 5 इंटू 10 टू पावर 4 से। तो देखो इसमें क्या करना है, देखो 2.5 को डिवाइड करना है किसमें से, 5 से, ये तो आप करोगे। यहाँ गुणा में क्या है 10 टू पावर -3 बटे 10 टू पावर 4। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.5 इंटू, अब देखो 10 टू पावर -3 ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -4, यही तो होगा। अब देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये क्या हो जाए 0.5 इंटू 10 टू पावर, ठीक है, बेस सेम है तो -3 प्लस -4, ठीक है, तो धन ऋण का ऋण, ठीक है, और ऋण ऋण का क्या होगा धन, तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू पावर -7, ठीक है। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन में हमने बोला कि यहाँ क्या आना चाहिए, एन क्या आना चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर आना चाहिए। तो आप दशमलव को एक पॉइंट कहाँ करो, राइट शिफ्ट करो। तो देखो अगर आपने 5 हो गया, राइट शिफ्ट करके 5 हो गया, 5.0 जो भी हुआ 10 टू पावर -7 इंटू 10 टू पावर आपने राइट किया तो 10 टू पावर -1। अब इसको जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा 5 इंटू 10 टू पावर -8, ठीक है। तो इस तरह से भाग करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के अंतर्गत, ठीक है। इसी तरह से आप एडिशन कर सकते हो, जोड़, ठीक है। अब जोड़ में क्या करोगे, जैसे 3.85, ठीक है, इंटू 10 टू पावर 3 प्लस इसमें ऐड करना है 3.15 इंटू 10 टू पावर 2, ठीक है। तो जोड़ में ध्यान रखना है, जब भी आप प्लस करें तो प्लस में क्या होता है, देखो घातें, प्लस में देखो बेस तो सेम है लेकिन घातें अलग अलग हैं, या 10 टू पावर 3 है या 10 टू पावर 2 है। तो आप क्या करें, घात को, क्योंकि आप कॉमन निकालोगे, बेस तो सेम है, घात को बराबर करें। तो देखो बराबर करें ये, तो इसको हम क्या करें, इसको 2 करें या फिर इसको 3 करें। तो 3 कैसे होगा, देखो अगर मैं डेसिमल को एक पॉइंट इधर शिफ्ट करता हूँ तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा 1, एक पावर आपने क्या किया, उसको लेफ्ट शिफ्ट किया, लेफ्ट में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 10 टू पावर 1 और 10 टू पावर 2 कितना हो गया 10 टू पावर 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.85 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 0.315 इंटू 10 टू पावर 3। अब ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं, ये तो कॉमन हो गया, मतलब इसको ऐड करना है 3.85 0.315, ठीक, इंटू 10 टू पावर 3। तो 5 का 5 और 1 6, 8 और 3 11 और 4, ठीक है, 4.165 इंटू 10 टू पावर 3। इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, आप
एडिशन करते हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है किताब में, तो आप उसको इस तरह से करें। इसी तरह से सब घटाना भी होता है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन भी ऐसे होता है। सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, जैसे 4.85 इंटू, है ना, आप पे दे रखा है 10⁻² माइनस, है ना, 0.35 इंटू 10⁻3। तो ठीक है, इनकी पावर को सेम ले आओ। देखो यहाँ तो ये तो ठीक नंबर लग रहा है, साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर सही है, सिंगल डिजिट नंबर। यहाँ 0 है, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो। अगर आप इसको एक शिफ्ट करोगे तो 10⁻−1 होगा, और 10⁻−1 में से धन ऋण का ऋण, 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2, तो ये वो हो जाएगा आपका 4.85 इंटू 10⁻² माइनस 3.5 इंटू 10⁻²। ठीक, अब एक तो कॉमन निकल गया, इन दोनों को घटा दो जितना आपका आंसर आता है। तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में गुणा भाग आप करते हो। ठीक है, जो हम लैब के अंदर, जो आपके कैलकुलेशन में, जब भी आप केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर कैलकुलेशन करें तो आप उनको साइंटिफिक नोटेशन में ले आएँ। ठीक है, राउंड अप कैसे करते हैं वो हम बाद में, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको राउंड अप भी बता दूंगा, राउंड अप किस तरह से करें। 2-3 सिंपल रूल हैं। ठीक है, तो ये तरह से वैज्ञानिक संकेतन होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको नोट करें। ठीक है, नोट करने के बाद, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक क्या होते हैं। ठीक है, तो आप पॉज करके नोट करते रहें। ठीक है, इस चैप्टर में आपको एक एक करके अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, इसके बाद हेडिंग लगाओ वैज्ञानिक संकेतन के बाद साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखो आपने क्या किया, आपने लेबोरेटरी में जाके कोई एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, प्रयोग करते हैं ना आप, जैसे आप देखो जब आप 11th में 12th में टाइट्रेशन करोगे, आयतनात्मक विश्लेषण करोगे, तो वहाँ पे देखो आप क्या करते हैं, आपको कोई वैल्यू दी रहती है और आपको उस वैल्यू को प्रैक्टिकल के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा उस वैल्यू को प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो देखो जब आप कोई प्रयोग करते हैं और आपने कोई सिग्निफिकेंट अंक जो आपके हैं, सार्थक अंक हैं, और रिजल्ट आपका कुछ आया, सपोज दैट आपका कुछ भी रिजल्ट आया, 11 आया, 12 आया, जो भी आया आपका रिजल्ट, ठीक, प्रयोग करके। ठीक है, जब आप उसको क्या करोगे, ठीक है, ठीक है, उस प्रयोग को क्या करोगे, जब आप दुनिया के सामने दिखाओगे आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक, या टीचर को दिखाओगे, मुझे दिखाओगे, ठीक, तुम आप उस रिजल्ट को किस तरह से मेरे को उसको वो दिखाओगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर, आप उस रिजल्ट को मेरे को दिखाओगे कि जो मतलब ज़्यादा सार्थक हो। मतलब सपोज दैट आपको किताब पे वैल्यू दी गई थी कि भाई ऑक्जेलिक एसिड कितना ग्राम आना चाहिए, 3.04 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, प्रयोग करके। ठीक, तो जब जिस साइंटिस्ट ने ये डिजिट दी होगी एक्सपेरिमेंट करके कि नहीं N/10 का सॉल्यूशन बनाया हमने 250 ml में, तो इतना ग्राम मैं ऑक्जेलिक एसिड उसमें डालूंगा। ठीक है, तो ये सार्थक अंक हैं जिन अंकों को दिया गया है हमको। ठीक है, अब आपने प्रयोग करके देखा तो आपने जो ये अंक दिए हैं सार्थक अंक है, लेकिन इस सार्थक अंक में क्या है, अनसर्टेनिटी भी है, अनिश्चितता भी। कितनी अनिश्चितता हो सकती है, हो सके ये 0.1 ऊपर भी हो सकता है, अरे 0.5 भी हो सकता है और 0.3 भी हो सकता है जब आप इसको वेट करेंगे। ठीक है, लेबोरेटरी में। तो जब भी आप सार्थक अंक, मतलब क्या होते हैं सार्थक अंक, सार्थक अंक वही अंक होते हैं जो किसी भी माप की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक अंक वही होते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, तब जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, है ना। आपने कुछ भी प्रैक्टिकल किया, कुछ भी डिजिट दे दिया, है ना, तो लोग आप पे किस तरह से विश्वास करेंगे कि आप प्रयोग जो कर रहे हो सही कर रहे हैं। इसलिए हमें साइंटिफिक फिगर की ज़रूरत होती है। साइंटिफिक फिगर से पहले हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो हमें चाहिए परिशुद्ध मान, एक होते हैं
परिशुद्ध मान, एक होते हैं परिशुद्ध मान और एक होता है यथार्थ। यथार्थ मान, एक्यूरेट मान, इसको हम बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। क्या होते हैं, ठीक है, जब आप इनको समझोगे तब जाके आप समझोगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं। देखो परिशुद्ध मान और यथार्थ मान क्या होता है, ठीक है। देखो सपोज दैट आपकी किताब पे दे रखा है, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में आप गए, ठीक, आपके बुक में दे रखा है कि भाई इतना ग्राम क्या करना है, आपने ऑक्जेलिक एसिड लेना है, या आपने फेरस अमोनियम सल्फेट लेना है, या मैंने बोला इतना ग्राम क्या करना है, आपने NaCl लेना है। सपोज दैट मैंने लिखा कितना, 2 ग्राम क्या करना है, NaCl का वेट करना। ये आपका कैसा मान हो गया, ये आपकी ट्रू वैल्यू है ना, सत्य मान। इसको आप बोल सकते हो सैद्धांतिक मान, ठीक है। सैद्धांतिक मान कैसा हुआ, थ्योरेटिकल, जो साइंटिस्ट ने दे रखा है हमको, वो कैसा हो गया आपका ट्रू वैल्यू 2 ग्राम। अब मैंने लैब में बोला आप इसको वेट करके लाओ, ठीक है। तो देखो जो परिशुद्ध मान होता है, परिशुद्ध मान होता है, ठीक है, कि जो आपके पास ट्रू वैल्यू है, ठीक है, जो आपके पास क्या है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू से जब आपने एक्सपेरिमेंट वेट करा, ठीक है, तब जो आपकी क्या आई, इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू आई, या क्लोजनेस वैल्यू। क्लोजनेस वैल्यू जानते हो, मतलब इसके आसपास जो आई आपकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परिशुद्ध मान। और एक्यूरेट मान वो होते हैं कि आपने प्रयोगशाला में गए, आपने वेट किया और आपका वेट कितना आया, जितनी ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू जितनी ये वैल्यू थी, एक्यूरेट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, यथार्थ मान, ठीक है। आप लैब में गए, तोलने गए, एक बार आपका मान क्या आया, इससे कम आया, थोड़ा बहुत कम आया, तो वो कैसा मान हो गया, परिशुद्ध मान। या हम अगर डेफिनेशन की बात करें, यथार्थ मान, ठीक है, लिख लो, यथार्थ मान वह मान होते हैं, ठीक है, होते हैं जिसमें हम प्रायोगिक मान की तुलना किससे करते हैं, सैद्धांतिक मान से, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, यथार्थ मान। अरे भाई हम इससे तो तुलना कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यथार्थ मान। जो हमको सैद्धांतिक ट्रू वैल्यू दे रखी है, सैद्धांतिक मान दे रखा है, और जो हम प्रयोग से वेट करके अगर हमारा मान उतना ही आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यथार्थ मान बोलेंगे हमेशा। परिशुद्ध मान को हम क्या करते हैं, जो हमने प्रयोग किया, ठीक है, प्रायोगिक मान की आपस में तुलना करना क्या कहलाता है, परिशुद्ध मान कहलाता है। एग्जाम्पल समझो, देखो ये 2 ग्राम NaCl था, मैंने 3 स्टूडेंट को बोला, मैंने बोला जाओ बारी बारी से, एक स्टूडेंट A है, एक B है और एक C, तीनों को बारी बारी वाइज लैब में भेजा। अब देखो जब आप प्रयोग करते हो लैब में, तो आप प्रयोग एक ही बार नहीं करते हो, प्रयोग आप क्या करते हो, बार बार करते हो, कम से कम 2-3 बार करके देखते हो कि ठीक है जो मेरी रीडिंग आ रही है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही, उसको चेक करने के लिए। आप एक ही बार प्रयोग करके नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हो केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर। आप उस प्रयोग को कम से कम 2-3 बार करते हो, तब जब आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल मेरा प्रयोग सही हो रहा है, तब जाके आप रिजल्ट देते हो, ठीक है। तो ऐसे मैंने 3 छात्रों को भेजा, कहाँ, लेबोरेटरी में, बारी बारी वाइज। उनको बोला मैंने 2 ग्राम NaCl तोल के ला। तो फर्स्ट स्टूडेंट गया, उसने 2 प्रयोग किए, तो उसका एक फर्स्ट मान आया 1.94 ग्राम,
और दूसरी बार उसने किया तो 1.96 ग्राम आया। ध्यान से देखना, ठीक। 2 प्रयोग किए, फर्स्ट वाले ने, ए बच्चे ने, उसने कहा फर्स्ट बार उसको बोलता मैं कि 2 ग्राम तोल के लाए, ठीक है। उसने क्या किया, प्रयोग किया, उसने उसका जब प्रयोग किया तो उसका कितना निकला ये 1.94 ग्राम और 1.96 ग्राम। अब हमने एक रिजल्ट देना है, तो रिजल्ट क्या करेगा, इनका दोनों का एवरेज तो देगा वो रिजल्ट। तो रिजल्ट उसने क्या किया, एवरेज करके ये दोनों जोड़ा, तो ये 1.94 प्लस 1.96 कितना हुआ 0, 9, 9, 18 और 90 1 और कितना हुआ 3.90 डिवाइड बाई 2। एवरेज ऐसे तो निकालते हो, तो कितना आया आंसर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 195 ग्राम, इतना आंसर। तो इस रिजल्ट को आपके क्या बोलोगे, देखो ये रिजल्ट भाई इससे कितना है, ये 2 ग्राम से 0.5 तो कम है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये मान कैसा मान है, परिशुद्ध मान है, हमने प्रयोग करके निकाला है। पर परिशुद्ध मान में जो हमने प्रयोग द्वारा वैल्यू निकाली है उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कि जो ये वैल्यू है भाई इसका मान इसके क्लोजनेस आया है, 0.5 का तो डिफरेंस है, लेकिन जो प्रयोग के द्वारा हमने इसकी रीडिंग आई है उसको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इसकी रीडिंग क्या आई है, पास पास आई है 1.94 1.96। तो हम बोलेंगे इसके मान कैसे हैं, परिशुद्ध मान हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रायोगिक मान की आपस में तुलना करते हैं। देखो ये 2 ग्राम था, ठीक। अगर मैं इसकी प्रायोगिक मान की बात करूँ तो इसका प्रायोगिक मान कितना है, देखो पास पास है 1.94 1.96 ग्राम, ठीक है। तो ये इसकी कैसी है, प्रायोगिक वैल्यू है, बिल्कुल इसका एक्यूरेट किया, ठीक है। 2 ग्राम नहीं आया इसका, पर इसने 2 बार प्रैक्टिकल किया, बिल्कुल पास पास आंसर आया है। इनको इस मान को हम क्या बोलते हैं, परिशुद्ध मान। अच्छा, दूसरा गया लैब में, उसने क्या किया, उसने फर्स्ट बार उसका आया 1.90 ग्राम, ठीक है। और दूसरी बार उसने प्रयोग किया उसका आया 2.05 ग्राम, ठीक है। ठीक है, दोनों का एवरेज निकाल दो, 2.05 ग्राम प्लस 1.90 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो जोड़ो, 5 का 5, ठीक, 9 का 9 और 2 और 1 3, 3.95 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 9 जा 18, फिर कितना बचा 1, 2 7 जा 14 बचा 1, 1.975 ग्राम। ये तो देखो, अब आप बोलोगे सर ये तो और भी क्लोज है इसके, देखो 2 ग्राम से बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है भाई। इसके नज़दीक है तो क्या आप इसको परिशुद्ध मान बोलोगे, नहीं बोलोगे। क्यों, क्योंकि ये परिशुद्ध मान नहीं है। देखो इसकी रीडिंग देखो 1.94 और 2.05 में बहुत ज़्यादा का अंतर है, तो आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू परिशुद्ध नहीं है, भले ही इसका मान कैसा आया है, इसके नियरेस्ट आया है, ठीक है, परिशुद्ध मान नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था कि जब परिशुद्ध मान होते हैं जो उसकी रीडिंग आती है उस रीडिंग को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो रीडिंग भी उसके पास पास आनी चाहिए, ठीक है। हालांकि इसकी वैल्यू इससे नज़दीक आ रही है, इसकी तुलना में और पास चले गए, ठीक, लेकिन ये वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। और जब वैल्यू ही प्रिसाइज नहीं है, परिशुद्ध मान नहीं है, ठीक है, तो यथार्थ होने का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यथार्थ भी नहीं होगा, ठीक है। जब वैल्यू परिशुद्ध मान, ठीक है, यथार्थता की कोई गारंटी नहीं देता है, ठीक है। ये वैल्यू बहुत दूर दूर है बच्चों, और हालांकि इसका जो एवरेज रिजल्ट आया है वो इसके पास आया है, लेकिन प्रयोग सही नहीं हुआ है। देखो इतनी डिफरेंस नहीं आता है। आपने भाई एक ही सॉल्यूशन बनाया है और बार बार आप उसी से रीडिंग निकाल रहे हो, इतना डिफरेंस तो आ ही नहीं सकता है। इतना डिफरेंस कैसा आएगा, 1.90 2.05 ग्राम, ठीक है। तो इसलिए ये परिशुद्ध मान नहीं है। जब परिशुद्ध नहीं है तो एक्यूरेट होने का तो सवाल ही नहीं है। तीसरा स्टूडेंट गया, उसने क्या किया, 1.99 ग्राम वेट किया, और दूसरी बार उसने वेट किया तो उसका आया 2.01 ग्राम। इनका एवरेज निकाला तो इनका एवरेज कितना आया, ठीक है, 1.99 प्लस 2.01, ये कितना आया 4.00 ग्राम डिवाइड बाई 2 कितना आया 2 ग्राम,
ठीक, तो देखो इसकी रीडिंग बिल्कुल पास पास है 1.99 2.001। ठीक, आंसर भी कैसा आया, बिल्कुल एक्यूरेट। तो ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी। तो इसका मान कैसा आया, ये मान कैसा है, परिशुद्ध मान है। परिशुद्ध मान क्या है, परिशुद्ध मान इसलिए है कि देखो इसकी रीडिंग क्या है, बिल्कुल पास पास है, इसलिए परिशुद्ध मान है। एक्यूरेट और क्या है, यथार्थ भी है। यथार्थ क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू बिल्कुल जितना दे रखा था उतना ही आया। तो ये मान कैसा हुआ, यथार्थ, यथार्थ मान। ठीक है, तो देखो अगर वैल्यू बिल्कुल जैसा ट्रू वैल्यू है उसके बराबर वैल्यू आ रही है तो उसका मान कैसा है, यथार्थ मान बोलेंगे। ठीक है, और अगर उनकी जो उसने प्रैक्टिकल किया उसकी रीडिंग में पास पास आ रही हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, परिशुद्ध मान बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला मान क्या था, परिशुद्ध मान था, क्योंकि इसका आंसर इससे भी पास था, 0.5 पास था, लेकिन इसकी जो रीडिंग थी उनको हमने नज़रअंदाज नहीं किया क्योंकि इसकी रीडिंग क्या आ रही है, पास पास आ रही। दूसरे वाले में क्या था, इसका मान हालांकि इसके पास पास था, बिल्कुल पास था, देखो 1.975 ग्राम था, लेकिन इसकी रीडिंग कहाँ है, बहुत दूर दूर है। तो हमने बोला कि इसके मान क्या है, परिशुद्ध नहीं है, और जब मान परिशुद्ध नहीं होते हैं तो वो यथार्थ भी नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1.99 2.01 ग्राम, ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू भी है और प्रिसाइज भी है, क्योंकि इसकी रीडिंग क्या है, एकदम पास पास। तो इनको हम बोलते हैं यथार्थ मान और परिशुद्ध मान। ठीक है, तो इतना नोट करें। ठीक, तो इसके बाद सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर मैंने बोला, आपने गया, आप लेबोरेटरी में गए, आपने कोई रिजल्ट निकाला मैथमेटिकल, ठीक है, गणित के रूप में आपने कोई ही प्रयोग करके कोई रिजल्ट निकाला। ठीक है, तो उस रिजल्ट को आप जब दुनिया के सामने रखोगे, सपोज दैट आपका रिजल्ट आया 11.02। ठीक है, आपने बुक पे इस तरह से लिखा होगा। ठीक, तो जब आप दुनिया के सामने दूसरे रिजल्ट तो आप बोलोगे कि देखो 11.02, ठीक है, 0.1, इस तरह से आपने किताब पे लिखा देखा। इसका मतलब क्या है, ये तो इस 11 तो क्या है, ये तो निश्चित मान है। ठीक है, 11 क्या है, निश्चित मान है, ये आपका कैसा है, सर्टेन वैल्यू। लेकिन जो 0.2 है ये क्या है, आपकी अनिश्चित मान है। भाई आपने दुनिया को रिजल्ट दिया, ठीक है, आपने लेबोरेटरी में किया, आपने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं कि 11.022 ही आएगा, 02 आएगा तभी आपका रिजल्ट सही आएगा। हो सके आप, इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट ये आ सकता है 11.03, या आपका रिजल्ट ये आ सकता है 11.01। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट ये आता है तब भी रीडिंग सही आएगी, अगर ये आता है तो ये सही आती। तो सार्थक अंक देखो ये बिल्कुल सार्थक है, जितना आपने रिजल्ट दिया दुनिया के सामने, जो आपने रिजल्ट दिखाया, ठीक है, आपने बोला भाई ये एक्यूरेट वैल्यू आई है इस चीज़ की, ठीक है, वही क्या है, आपके सार्थक अंक। ठीक है, ये वैल्यू कभी कभी ऐसे भी लिखी हो सकती है 11.02 प्लस माइनस 0.2, कभी कभी इतनी अनिश्चितता हो सकती है पॉइंटों की, तब आप बोलोगे कि भाई रिजल्ट अगर आपका 11.04 भी आता है तब भी सही है, अगर आपका 11.0 आता है, 11 आता है तब भी सही है, तब भी आपकी रेटिंग क्या आएगी, सही आएगी। ठीक है, तो सार्थक अंक क्या हुआ, सार्थक अंक वही अंक होते हैं, ठीक है, सार्थक अंक, ठीक है, सार्थक अंक वही अंक होते हैं जो किसी माप की विश्वसनीयता को व्यक्त करते हैं, किसी माप की विश्वसनीयता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, सार्थक अंक वही अंक होते हैं जो किसी भी माप की उसकी विश्वसनीयता को क्या करते हैं, ठीक है, व्यक्त करते हैं, उनको हम बोलते हैं सार्थक अंक। ठीक है, और जितने किसी भी रिजल्ट में जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे, ठीक है, अगर आपके सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उस पदार्थ जो आपने मापा उसमें भी शुद्धता भी क्या होगी,
अधिक होगी। जितने ज़्यादा उस माप में सार्थक अंक होंगे, संख्या उनकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगी उसमें शुद्धता। और जितनी कम सार्थक अंक होंगे, अगर सार्थक अंक कम होंगे तो शुद्धता भी क्या होगी उसमें कम होगी बच्चों। ठीक है, तो सार्थक अंक वही अंक होते हैं जो किसी भी माप की क्या होती है विश्वसनीयता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा सार्थक अंक उतने ज़्यादा उसमें शुद्धता होती है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं सार्थक अंक। अब सार्थक अंक के कुछ रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि सार्थक अंक आपको एग्जाम में ज़रूर मिलता है कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो सार्थक अंक में कुछ रूल हैं। फर्स्ट रूल है कि सभी नॉन जीरोज, ठीक है, संख्या सार्थक अंक होते हैं। फर्स्ट रूल पता चला। जैसे 11 में कितने हैं 2, 33 में कितने हैं 2, ठीक है, 55 में कितने हैं 2। ठीक है, सभी नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 से 9 तक जो भी डिजिट हैं वो सब के सब क्या होते हैं सार्थक होते हैं। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या होता है, यदि जीरो, ठीक है, यदि जीरो, ठीक है, नॉन जीरो, ठीक है, संख्या से पहले आता है। ठीक है, ठीक है, या दशमलव के बाद, दशमलव के बाद आए तो वह सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखो 0.075 4 भी लिख दो। कितने सार्थक अंक है देखो, यदि जीरो नॉन जीरो संख्या से पहले आए तो नॉन जीरो संख्या से पहले आ रहा है, ये नॉन जीरो संख्या इससे पहले जीरो आ रहा है तो ये जीरो सार्थक नहीं होगा। तो ये कितने होंगे 1 2 3, तो 3 हो गए यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर। या ऐसा 0.52, कितने सार्थक अंक हुए, तो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है तो सार्थक नहीं है, तो कितने हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो। या ऐसा 0.075, अब देखो मैंने यही लिखा, मैंने इसलिए लिखा कि दशमलव के बाद, अगर 0 दशमलव के बाद भी आ रहा है तब भी ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि इससे पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे भी कितने सार्थक अंक होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, नंबर 3, तीसरा रूल, यदि जीरो नॉन जीरोज, ठीक है, संख्या के बीच आए तो वह सार्थक अंक होगा। ठीक है, देखो कैसे मैं डिजिट लिखता हूँ 705, तो देखो ये 2 नॉन जीरो डिजिट में तो सार्थक है। कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, कितने हो गए 3। 27005 कितने हुए 1 2 3 4 5, क्योंकि बीच में है, दोनों तरफ नॉन जीरो डिजिट है तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर आपके होंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे 3.075, अगर ऐसे देखो तो दशमलव, ऐसे ये वाला रूल मत लगा देना दशमलव, यहाँ इससे पहले नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, तो नॉन जीरो डिजिट है तो देखो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 4। ठीक है, तो ये देखो जो तो संख्या है 1 से 9 तक वो तो सब क्या होती हैं सिग्निफिकेंट, लेकिन जो रूल है वो जीरो के बारे में। यदि जीरो नॉन जीरो से पहले आता है तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। यदि जीरो, ठीक है,
कहाँ आता है, बीच में आता है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4, अगर इनके बीच में आता है तब वो सार्थक होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। ठीक है, पेपर में जरूर 1 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप इसको नोट करते रहें पॉज करके। थर्ड रूल क्या है, फोर्थ रूल, यदि जीरो, ठीक है, दाईं तरफ आए, ठीक है, दाईं तरफ नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट या नॉन जीरो संख्या के दाईं तरफ आए। ठीक है, तो कोष्ठ में लिख दो। ठीक है, दशमलव के बाद, ठीक है, तब वो क्या होगा, आए, तो वह सार्थक होगा, सार्थक अंक होगा। ठीक है, यदि जीरो दाईं तरफ आए, मतलब देखो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं तो आप समझेंगे। ठीक है, मैंने लिखा 500, ठीक है, ये एक मैंने लिखा 0.50, दूसरा मैंने लिखा 0.0050, एक मैंने लिखा 0.5700। तो देखो यहाँ जीरो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है दाईं तरफ आ रहा है, लेकिन तब है दशमलव के बाद। यहाँ कोई दशमलव नहीं है, यहाँ कोई दशमलव नहीं है, तो यहाँ सार्थक अंक कितने होंगे, 1। मैंने लिखा है दशमलव के बाद आए तब जाके, और वो भी कैसे सोचिए, नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब देखो यहाँ तो देखो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नंबर नहीं, लेकिन इसके बाद देखो पॉइंट के बाद 5 है, 0 पहले, इसके पहले क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, ये 0, तो ये क्या हो जाएगा, सार्थक। तो कितने हो गए सार्थक अंक, 2। यहाँ देखो इससे पहले कोई अंक नहीं है, तो ये भी सार्थक अंक नहीं है। पॉइंट के पहले इस पर कोई सार्थक, ये भी कोई सार्थक नहीं है, लेकिन ये सार्थक है, तो कितने हो गए, 2। इस वाले में देखो यहाँ पहले ये सार्थक अंक नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद 5 7 और इसके बाद क्या है, 0 है, तो ये सारे क्या होंगे, सार्थक अंक। ठीक है, अब देखो 500 में यही मैं बोलना चाहता, यदि जीरो नॉन जीरो डिजिट के दाईं तरफ आए, ठीक है, दाईं तरफ है, ठीक, पर कब, दशमलव के बाद। ठीक है, दशमलव के बाद। ठीक है, तो अगर उससे पहले नॉन जीरो डिजिट है तब वो सार्थक होगा, अगर नहीं है तब नहीं होगा। ठीक है, लास्ट रूल जो आपका है, ठीक है, कि कोई मतलब फिक्स नंबर, कोई संख्या, कोई संख्या जैसे 10 पेंसिल, ठीक है, में सार्थक अंक, ठीक है, मतलब कोई डिजिट है, ठीक है, स्वतंत्र संख्या है, और उसमें पूछे आपको, जैसे आपको बोला 10 पेंसिल में, तो सार्थक अंक कितने होंगे, इन्फिनाइट, ठीक है, अनंत होंगे। 10 पेंसिल, ठीक है, 20 केले, तो आपको देखो क्यों, अगर आपके पास मैंने बोला 2 पेंसिल, 4 केले, मैंने बोला 12 बिस्किट, तो देखो इसमें सार्थक है क्या, आप पॉइंट लगा के इसका कितने भी 0 लगा सकते हो, कितने भी लगा सकते हो, इसका मतलब इनमें क्या है, इन्फिनाइट, अनंत क्या है, इसमें सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसे नंबर है 1.55 × 10⁻², तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3। ठीक है, पावर को सार्थक अंक में नहीं लेते हैं। ठीक है, उसको हम सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं, जो नंबर होगा पहले वही सार्थक अंक होगा, बाकी सारे वही रूल फॉलो होंगे जो आपने अभी तक पढ़े। ठीक है, तो अगर कोई स्वतंत्र संख्या है, ठीक है, 2 पेंसिल, 10 केले, इनमें अगर आपको बताना है कि कितने सार्थक अंक, तो अनंत होते हैं सार्थक अंक, इन्फिनाइट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर थे। ठीक है, इसी तरह से
सिग्निफिकेंट फिगर को जोड़ा भी जाता है और घटाया भी जाता है। ठीक है, जैसे आपने जोड़ करके लिखा, देखो 3.85 प्लस जोड़ा आपने 2.1 और आपने जोड़ा 3.567। ठीक है, तो जोड़ कैसे होगा, देखो 7 का 7, 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 5 6 और एक 7 और 8 कितना होगा 15 कैरी 1, 3 और एक 4, 4 to 6 और 6 और 3 9, 9.57 ये इसका आंसर हुआ। लेकिन ठीक है, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे भाई? मैंने बोला बहुत दशमलव आप बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट आ रही। तो देखो अगर कभी आप ऐसा जोड़ रहे हैं या गुणा कर रहे हैं दो संख्याओं का, तो जो संख्या जिनका आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या जोड़ रहे हो, उनमें जो संख्या आपको ऐसी संख्या जिसके दशमलव के बाद क्या है कम नंबर है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर निकालोगे। ठीक है, मतलब देखो जैसे सपोज आपने जोड़ा, आपने बोला भाई आंसर तो आपको दशमलव के बाद 3 पॉइंट आ रहे हैं, 517 आ रहा है, तो आपका आंसर 1 पॉइंट तक होगा क्योंकि 2.1 क्या है दशमलव के बाद इसमें एक ही डिजिट है, तो आप आंसर एक ही डिजिट में रखोगे। अगर यहाँ के आंसर की बात करोगे तो इसका आंसर होगा 9.5। ऐसे करते हैं राउंड ऑफ। ठीक है, मतलब आपने 175 को छोड़ दिया। समझ में आया? मतलब अगर आप जोड़ कर रहे हो, गुणा कर रहे हो दो संख्या, जब मुझे सपोज आपने बोला 2.56 का गुणा किया इंटू 3.857 से गुणा किया, आपका आंसर आया। ठीक है, आपका आंसर आया 65924, कुछ भी डिजिट आया। ठीक है, मैंने किया नहीं। ठीक, अब आपका आंसर कैसा आया? सपोज दैट ये आया। ठीक है, 6.59। अब आंसर आप ये थोड़े छोड़ोगे, तो आप क्या करोगे, इनमें से देखोगे दशमलव भाग कम अंक किसमें, इसमें, तो आप इसके 2 पॉइंट तक ही आंसर लिखोगे। देख 6.59। ठीक है, 24 को आप छोड़ दोगे। अच्छा, अब आपने क्या किया, जो भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखे, तो सपोज दैट आपका आंसर कहीं पे आया 3.54। ठीक है, 54 ऐसा है 539। ठीक है, तो देखना अगर आपको 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, तो अगर ये संख्या लास्ट वाली संख्या 5 से बड़ी है, अगर कहीं पे आपका आंसर ये आया और आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड अगर आपकी संख्या 5 से बड़ी है और उससे पहले वाली डिजिट क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो हम क्या करते हैं, अगर 5 से बड़ी संख्या है तो इस नंबर को हम क्या कर देते हैं, इवन कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा 3.54। इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। या आपका आंसर आया 6.526, इस तरह से, तो राउंड ऑफ करोगे क्योंकि ये 6 से बड़ा है। ठीक है, ये 5 से बड़ा है, तो आप इसको ऑड नहीं करना, ये क्योंकि ये इवन है तो इवन ही रहेगा 6.52। ये कुछ रूल है, मतलब इस तरह से राउंड ऑफ करने के, क्योंकि ये इवन नंबर, अगर ऑड होता तो इवन करते आप, क्योंकि 5 इससे ऊपर था। अच्छा, अगर आपके पास संख्या आई 8.345, तो अगर 5 है या 5 से कम संख्या है लास्ट वाली, तब आंसर आपका 8.34 रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करने के कुछ रूल थे। ठीक है, कि यदि लास्ट डिजिट आपके 5 से ऊपर है और उससे पहले वाला नंबर क्या है, विषम संख्या है, तो उसको सम करेंगे, एक डिजिट बढ़ा देंगे। ठीक है, घटाने का कहीं नहीं है। ठीक, अगर आपके पास 5 से ऊपर संख्या है, अगर उससे पहले वाला नंबर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उसको आप कोई छेड़ोगे नहीं, उसको रहने दोगे। ठीक है, अगर आपका लास्ट डिजिट 5 है या 5 से कम है, तब भी आप कोई चेंज नहीं करोगे। तो ये राउंड ऑफ करने के रूल थे। ठीक, तो आज हमारा सिग्निफिकेंट फिगर समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब मोल कंसेप्ट। ठीक है, जो आपका एक्चुअल में आपको पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपको समझ, दोबारा देखें वीडियो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।